इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इससे पहली वीडियो में हमने हमारे आसपास के पदार्थ के विषय में पदार्थ किसे कहते हैं, पंचतत्व, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थों के कण कितने छोटे होते हैं आदि के विषय में वर्णन किया था। आज हम पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं से प्रारंभ करते हैं। इसमें है क्रियाकलाप। एक बीकर लो, उसे आधा पानी से भरो, उसमें एक बूंद लाल या नीली स्याही की डाल दो। बाहर से देखने पर यह बूंद हमें पानी में फैलती हुई दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि बीकर ले लेंगे, उसमें थोड़ी सी नीली स्याही डाल देंगे। जब हम बाहर से देखते हैं तो जो कण हैं उसके हमें गति करते हुए दिखाई देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण जो है गतिशील होते हैं। इससे अगला तापमान का पदार्थ के कणों की गति पर प्रभाव। तापमान के बढ़ने से कणों की गति बढ़ती है। जैसे जलती हुई अगरबत्ती की सुगंध दूर तक जाती है, गर्म भोजन की सुगंध भी कमरे में फैल जाती है, परंतु बुझी हुई अगरबत्ती या ठंडे भोजन की सुगंध के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। इससे आगे है हमारे पास में गतिज ऊर्जा। गतिशील कणों की ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। जो गतिशील कण हैं जब वो गति करते हैं तो उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो इसमें आगे है विसरण। विसरण के अंदर क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के कणों का आपस में मिलना विसरण कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या दो या दो से अधिक गैसें आपस में मिल जाती हैं, इसको कहते हैं विसरण। इसमें विसरण में है गैसों का विसरण। विसरण में आगे है खाने की गंध वायु में मिलकर हम तक पहुंचती है, यह विसरण का एक उदाहरण है। इससे आगे है गैसों में विसरण। इसमें दोबारा से खाने की गंध वायु में मिलकर हम तक पहुंचती है, यह विसरण का एक उदाहरण है। जैसे जब कहीं गर्म खाना होता है तो उसकी गंध हमें दूर तक पहुंच जाती है या हमें मालूम होता है, महसूस होता है। तो इसका क्या कारण है कि जो उसकी गंध है वो वायु के कणों में मिल जाती है, और यह विसरण का एक उदाहरण है। गैसों का विसरण। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। जो गैस होती हैं उनके कण दूर दूर होते हैं और उनकी गति तेज होती है, इसलिए गैसों में विसरण बहुत आसानी से होता है। इससे आगे तापमान पर विसरण का प्रभाव। तापमान पर विसरण का प्रभाव। तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए विसरण भी तेज हो जाता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। यह आकर्षण बल पदार्थ के कणों को एक साथ रखता है। जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है, और ये आकर्षण बल जो है एक दूसरे को बांध करके रखता है। जैसे इसमें यहाँ ये चित्र दिखाया गया है, नर्तक या नाचते समय इन्होंने एक दूसरे को जकड़ करके पकड़ रखा है। जो पदार्थ के कण हैं वो भी इसी तरह एक दूसरे को बांध करके रखते हैं। इसे अंतराणविक बल भी हम कहते हैं। इससे अगला है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ठोस अवस्था की विशेषताएं। जो ठोस अवस्था में क्या है, जो ठोस है उसका आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, उसका आयतन भी निश्चित होता है। इन्हें खुरचा जा सकता है, इनकी ढेरी लगाई जा सकती है। इनमें कण बहुत पास पास होते हैं, इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। इनकी कणों में गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। सबसे कम का अर्थ क्या है कि जो द्रव है और गैस है इन दोनों से कम होती है।
गतिज ऊर्जा, क्योंकि इनके कण सबसे कम गति करते हैं। इनके कणों के बीच अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है। अंतराण्विक बल का अर्थ है कि अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक होता है द्रव और गैस की अपेक्षा। ठोस के उदाहरण क्या है? पेन, किताब, सुई, लकड़ी, ईंट, पत्थर आदि। द्रव के कणों की विशेषताएं: इनका आकार निश्चित नहीं होता। जो द्रव हैं उनको जिस बर्तन के अंदर डाला जाता है ये उसी का आकार लेते हैं। जैसे जल है, जल को हमें गिलास में डालेंगे, वो जो आकार कैसा होगा ले लेगा, गिलास का ही आकार ले लेगा। इनका आयतन भी निश्चित होता है। जो द्रव हैं उनका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इन्हें खुरचा नहीं जा सकता और ना ही इनकी ढेरी लगाई जा सकती है। इनके कण ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। इनको हम संपीड़ित नहीं किया जा सकता। जैसे ठोस था, ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इसी तरह से द्रव है, द्रव को भी हम संपीड़ित नहीं कर सकते। नंबर 7 है, इनकी गतिज ऊर्जा ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। जो ठोस हैं उनमें जो अणु है उनके अणुओं में गति बहुत कम होती है और जो द्रव हैं उनके अणुओं की गति ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है। नंबर 8, इनमें अंतराण्विक बल ठोसों की अपेक्षा कम होता है। द्रवों के उदाहरण: जल, खाना पकाने के तेल, दूध, जूस, शीतल पेय आदि द्रवों के उदाहरण हैं। इसके बाद में गैसों के कणों की विशेषताएं: इनका आकार निश्चित नहीं होता। जो गैस है उनका आकार क्या है? निश्चित नहीं होता और उनका आयतन भी निश्चित नहीं होता। जो गैस होती हैं उनको जितनी जगह मिलती है वो उतनी जगह में फैल जाती हैं। इनको खुरचा नहीं जा सकता, इनकी ढेरी नहीं लगाई जा सकती। इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं। इन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। जो गैसें हैं हम इनको आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने ये सिरिंज ली है, इस सिरिंज के अंदर जब वायु भरी होती है तो हम इसको यहाँ से बंद करके रबर कॉर्ड लगा करके ऊपर से पिस्टन में दबाव डाल करके संपीड़ित कर सकते हैं। इससे क्या है, जो गैस के कण पहले सारे इसके अंदर फैले हुए थे, जब हम इसको संपीड़ित करेंगे वो धीरे धीरे जो है आपस में यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और क्या है, यहाँ से लेकर के पिस्टन यहाँ तक पहुँच जाता है। तो इसको कहते हैं भी संपीड़न कहते हैं हम इसको। इनमें गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है ठोस और द्रवों की अपेक्षा, क्योंकि जो गैस है उसके कणों में अंतराण्विक बल जो है सबसे कम होता है और वो इधर उधर जाने के लिए आपस में फ्री होते हैं, इसलिए इनके अंदर गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे अगला है, इनका अंतराण्विक बल ठोस द्रवों की अपेक्षा जो है कम होता है या सबसे कम होता है। इससे आगे है हमारे गैसों के उदाहरण है: द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। तो इसमें यहाँ पर ये हमें चित्र दिखाया गया है। इसमें ठोस, द्रव और गैस के अणुओं की स्थिति दिखाई गई है। जो ठोस हैं इनमें अणु क्या है, बिल्कुल पास पास होते हैं। इनके अंदर अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा होता है और वो इधर उधर नहीं करते, घूम नहीं सकते ज़्यादा इधर उधर। तो उसमें जो द्रव है इनमें ठोसों की अपेक्षा जो रिक्त स्थान है यहाँ पर ये ज़्यादा होता है। ठोसों की अपेक्षा इनमें जो अंतराण्विक बल कम होता है और वे इधर उधर जा सकते हैं। तो इसमें जैसा कि ठोस है, ठोस के अणु बिल्कुल पास पास में होते हैं, हम इनको संपीड़ित नहीं कर सकते। इनको संपीड़ित किया जा सकता है। इनको हम जिस भी बर्तन के अंदर रखते हैं वो वही रूप धारण कर लेते हैं। इससे अगला है गैस। गैस के जो अणु हैं वो दूर दूर होते हैं। गैस के अणु क्या है, दूर दूर होते हैं। इनके अंदर अंतराण्विक बल जो है सबसे कम होता है और इस प्रकार हम इनको संपीड़ित भी कर सकते हैं। इनके कारण दूर दूर होने के कारण, अंतराण्विक बल होने के कारण ये इनको जितनी जगह मिल जाती है वो उतनी जगह में फैल जाते हैं। जैसे अगरबत्ती है, किसी कमरे कोने में जलती है तो दूसरे कोने में भी हमें अगरबत्ती की सुगंध जो है आती है।
इससे अगला है गैसों के उदाहरण के बारे में मैंने बता दिया था अभी। द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, नाइट्रोजन गैस आदि गैसों के उदाहरण है। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी गैस को घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। गैसों का संपीड़न, घरों में खाना पकाने में उपयोग आने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके सिलेंडरों में भरा जाता है। इसमें अगला है, तो इन सभी के अंदर जो है इसमें ऑक्सीजन है, ये पेट्रोलियम गैस, इन सभी को संपीड़ित करके किस में भरा जाता है? सिलेंडरों में भरा जाता है। गैस का बर्तन की दीवारों पर दबाव, गैस के कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। जो गैस है उसके कणों की गति क्या है? अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। ये आपस में वे बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं, तब बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैसों के कणों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को गैस का दबाव कहते हैं। जो बर्तन की दीवार है, बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं, बर्तन की दीवारों पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। तो इसमें आगे है, इसके बाद में जल की ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था। जो जल है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ठोस अवस्था क्या है? बर्फ है। और द्रव अवस्था क्या है? जल है। और इसके बाद में जो गैस अवस्था क्या है? जल वाष्प है। इस प्रकार जल की तीनों अवस्थाएं होती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ आ गई होगी और इस अध्याय का शेष पार्ट हम तीसरी वीडियो में कराएंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगली मैथ व साइंस की वीडियो आपको मिलती रहे।